हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ ट्विंकल सर और मैं आज आप लोगों को एफएम सब्जेक्ट के बारे में गाइडेंस देने वाला हूं। राइट, तो एग्जाम से पहले ये हमारा सुपर रिवीजन सेशन है। राइट, जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो रिफर करेंगे यहाँ पे, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि यहाँ पे हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चंस है और उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, की सेंटेंसेस है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके डिटेल, सभी टॉपिक के डिटेल जो वीडियोस है वो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। राइट, तो सभी लोग ध्यान से सुनो। 3 इडियट्स मूवी देखी सब लोगों ने? राइट, तो बाबा रणछोड़ दास यानी कि रांचो ने क्या कहा था? बेटा काबिल बनो, कामयाबी जग मार के पीछे आएगी। तो आप लोगों को भी एग्जाम से पहले साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के ऊपर अगर आपने सभी रिवीजन सेशन देख लिए, प्रिपरेशन कर ली, तो आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आने ही वाला है। राइट, तो शुरू करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स्टॉक एक्सचेंज। चलो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछता हूं, व्हाट इज मीन बाय पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो कोई भी चीज का एक सेट होता है। क्या होता है? से फॉर एग्जांपल, अगर आप रियल एस्टेट में डील कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स है, मकान है, तो उसका पोर्टफोलियो होगा। महेंद्र सिंह धोनी भाई, उसके पास मल्टीपल 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स है, तो उसे क्या कहेंगे भाई? वो सेट है पूरा। तो बाइक्स और कार का पोर्टफोलियो हो गया। सर हम तो स्टूडेंट्स है एफआईबी कॉम में, तो आपका पोर्टफोलियो आपके यार दोस्त, बराबर ना? तो बहुत ही बढ़िया से भाई, सब लोग मेरे इतने बॉयफ्रेंड्स है, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स है, यानी बॉयज के लिए बॉयफ्रेंड्स एंड गर्ल्स के लिए गर्लफ्रेंड, तो वो आपका पोर्टफोलियो हो गया। लेकिन हमें वहां यहाँ पे इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमारे सब्जेक्ट में जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी मार्केट के रिलेटेड जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह डिस्कस करेंगे। राइट, पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ एसेट दैट आर ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर के पास जो बहुत सारी एसेट्स होती है उसका कॉम्बिनेशन दैट इज पोर्टफोलियो। राइट, अब वो पोर्टफोलियो में गोल्ड भी हो सकता है, बॉन्ड, पोस्ट, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर इक्विटी है तो इक्विटी में भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वहां पे सेक्टर वाइज यानी कि टेलीकॉम सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप लोगों को याद कैसे रखना है पोर्टफोलियो को? आप एज्यूम कर लो कि वो एक थाली है। क्या है? थाली, गुजराती थाली। जब भी आप खाना खाते हो तो क्या करते हो? सिर्फ रोटी खा लेते हो? तो जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो क्या करते हो? भाई आज मैंने 25 रोटली खा ली, दूसरे दिन पाव केजी राइस खा लिया 500 ग्राम, फिर 250 ग्राम दाल पी ली, ऐसा करते हो? नहीं। पोर्टफोलियो यानी कि गुजराती थाली में क्या करते हो भाई? 2 3 4 रोटी होगी, राइट, उसके साथ दाल, सब्जी, चावल, सभी का कॉम्बिनेशन, कुछ फरसान होगा, 1 2 स्वीट होगी। तो पोर्टफोलियो में भी वही है। राइट, तो हमारा क्वेश्चन है दैट इज शॉर्ट नोट ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो इज ए ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए सिंगल इन्वेस्टमेंट यूनिट और इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या तो इंस्टीट्यूट है, उसके पास जो मिक्स एसेट्स है उसे पोर्टफोलियो कहेंगे। इट इंक्लूड्स द गोल्ड, कमोडिटीज, वर्क ऑफ आर्ट, एंटिक पीस, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, यानी कि आपकी जो थाली होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटी, सब्जी, फरसान, दाल, चावल। सेम वे पोर्टफोलियो मींस व्हाट? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड, शेयर, सिक्योरिटीज। राइट, वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ गई, एंटिक पीस आ गए, जो मजनू भाई वेलकम मूवी में जो उनका ड्राइंग होता था वो वाला नहीं। यहाँ पे भाई एमएफ हुसैन का वही करोड़ों रुपए में जो पेंटिंग की वैल्यू रहती है। राइट, तो उसके बारे में बात की है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो समझ में आ गया एवरीवन? यस और नो? Right, portfolio management is a process in which an organization proportionately select variety of alternative। तो वहां पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी क्या करते हो कि भाई आप वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो ऑफ राइट टाइप ऑफ एसेट्स मिक्स, दैट मे बी बॉन्ड, कैश, शेयर्स, रियल एस्टेट, अदर सिक्योरिटीज। राइट, सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मींस टू डिसाइड द प्रॉपर मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड, शेयर्स एज वेल एज अदर सिक्योरिटीज। तो हर एक बंदा क्या करता है? अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो मिक्सिंग करता है। किसी में मिक्सिंग यानी कि इक्विटीज ज्यादा होगी, किसी में डिपॉजिट ज्यादा होगी। गुजराती थाली में भाई किसी को डायबिटीज है तो वो स्वीट कम रखेगा, किसी को फरसान फेवरेट है तो वो वहां पे फरसान ज्यादा रखेगा। उसी तरह से नाउ प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये जो पोर्टफोलियो एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमने देखा उसका प्रोसेस क्या है? दैट स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस।
ये क्या करते हैं भाई, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। आप बच्चों की शादी के लिए फंड इकट्ठा करना चाहते हो, आपकी रिटायरमेंट के लिए करना चाहते हो, तो आपके गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करोगे। और हर एक की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होगी, राइट। देन सिलेक्शन ऑफ एसेट्स मिक्स, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर्ली एसेट्स मिक्स यानी कि एसेट्स का सिलेक्शन करोगे। स्ट्रक्चरिंग, दैट मींस कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी कब यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कब एग्जिट होना है, वो सब आप स्ट्रेटजी बनाओगे, राइट। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, मेन प्रॉपर सिक्योरिटीज का सिलेक्शन करना है। पोर्टफोलियो इंप्लीमेंटेशन, डिजाइन कर लिया लेकिन उसको भाई थाली सजा दी, लेकिन खानी तो पड़ेगी ना। तो पोर्टफोलियो आपने डिजाइन कर लिया लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन दैट इज परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन। अब खाने के बाद डायरिया होता है कि नहीं, वो एग्जामिन करेंगे ना, राइट। तो सेम वे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर भूल नहीं जाना है, फिर बाद में कौन सी सिक्योरिटी कितना रिटर्न दे रही है, ज्यादा रिटर्न है, कम रिटर्न है, कम में से ज्यादा में डाइवर्ट हो जाना है, right? So this is everything that is related to portfolio management. Everyone clear? हालांकि इसका डिटेल हर एक पॉइंट जो डिटेल में है वो सहर स्मार्ट स्टडीज ऐप के ऊपर उसका वीडियो अवेलेबल है, राइट। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो सब यहाँ पे कवर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसकी बेसिक फंडामेंटल। व्हाट इज मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट कोई भी चीज होती है उसकी एक बेसिक वैल्यू होती है, फंडामेंटल वैल्यू होती है, उसके बारे में लर्न करेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग, दैट मींस एज्यूमिंग रिस्क एंड रिटर्न। देखो आप कोई भी चीज कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आर आर बस, नॉट ट्रिपल आर। एस राजामौली की मूवी आरआरआर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ 2 आर आएंगे। कितने आर, 2 आर, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न। आप भी कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, किसी को टाइम दोगे तो भाई आप क्या देखोगे कि भाई यहां से मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, और रिटर्न बहुत ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन रिस्क कितना है, रिस्क फैक्टर। तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर इन फ्यूचर आप भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2 आर को ध्यान में रखोगे, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न। एवरीवन, रिस्क, yes, very good. There are 2 methods of security analysis, that is fundamental analysis and technical analysis. फंडामेंटल एनालिसिस में क्या कहेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस मींस द एनालिसिस ऑफ बेसिक डिटेल ऑफ द बिजनेस। जहां पे बेसिक, जो बिजनेस के रिलेटेड बेसिक डिटेल होती है उसके बारे में स्टडी होती है, लाइक रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड अदर फंडामेंटल फैक्टर्स। यानी कि सिंपल आप स्टडी करोगे भाई इसकी बैलेंस शीट, इसका फंड फ्लो क्या है, आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसके बारे में आप स्टडी करोगे, एक्चुअल में जो है वो उसके बारे में स्टडी करोगे। एंड देयर आर अगेन 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी कि आप क्या करोगे, न्यूमेरिक फिगर्स, भाई ये कंपनी है उसका प्रॉफिट कितना है, राइट, और उसका भाई मार्केट में वैल्यू कैसी है, लोगों के माइंड में उसकी इमेज कैसी है, तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसके बाद आता है दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एवरीवन क्लियर, राइट। नाउ टेक्निकल, टेक्निकल में क्या होगा, टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एन assumption दैट प्राइस ऑफ दैट शेयर डिपेंड्स अपॉन इट्स डिमांड एंड सप्लाई। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो शेयर की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, moreover the financial performance and market information of the company। कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसका परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। भाई आप सभी लोगों को पता है कि भाई मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी वो रेगुलरली ग्रो कर रही है, पैसा अर्न कर रही है। अनिल अंबानी की रिलायंस वो लॉस कर रही है। तो मार्केट में सभी को इमेज पता है, राइट। डायरेक्टली फोकस ऑन इट्स मार्केट प्राइस, दैट इज उसकी मार्केट प्राइस के भाई आज से 1 साल पहले इसकी मार्केट प्राइस 500 रुपए थी और आज की डेट में 2000-2500 हो गई। तो वो कंपनी कैसी है, ग्रोइंग है कि लॉस मेकिंग है, ग्रोइंग कंपनी है, राइट। और जिसकी वैल्यू 2000 से 500 रुपए हो गई तो वो कंपनी कैसी है, लॉस मेकिंग है, राइट। ऑन द लेवल ऑफ दिस इट इज पॉसिबल टू एज्यूम फ्यूचर प्राइस एंड मूवमेंट ऑफ द स्टॉक। तो ये बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि फ्यूचर में ये जो स्टॉक है, ये सिक्योरिटी है, उसकी वैल्यू अप जाने वाली है या तो डाउन जाने वाली है, राइट। दिस इज नॉन एज द टेक्निकल एनालिसिस। एवरीवन क्लियर,
सिंपल दो चीज याद रखनी है। फंडामेंटल में क्या रहेगा, आप उसके न्यूमेरिक फिगर्स, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफर करोगे, और टेक्निकल एनालिसिस में उसकी मार्केट में इमेज, उसके फ्यूचर डिमांड सप्लाई क्या रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप एज्यूम करते हो कि उसकी प्राइस क्या रहने वाली है। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसकी फंडामेंटल वैल्यू, अब जो मार्केट में है उतनी ही उसकी वैल्यू है, इतना जरूरी है भाई। आप लोग, कोई लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं लेकिन रियल में पेपर में लिखने जाए तो कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, लेकिन वही रिजल्ट 80% 90%। तो राइट, रियल वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स की? रियल वैल्यू, रियल इमेज कहां से पता चलेगी? तो उसकी जो रिजल्ट है उससे, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू मींस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज अपोज टू इट्स मार्केट प्राइस। भाई ये भाई साहब चश्मे पहने हुए हैं, बहन ने बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है, इसने चश्मे नहीं पहने, टप्पोड़ छोकरी से, ऐसा होगा नहीं। लेकिन रियल एजम्पशन, आप रिजल्ट कहां से पता चलेगा? भाई रिजल्ट इसका 80% है, इसका 40% है, तो कौन सा अच्छा हुआ? 80% वाला, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू मींस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज अपोज टू इट्स मार्केट प्राइस, जो कि उसकी मार्केट प्राइस से ज्यादा भी हो सकती है या तो कम भी हो सकती है या तो सेम भी हो सकती है, राइट। मार्केट प्राइस मींस द प्राइस दैट द इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर द सिक्योरिटी। मार्केट प्राइस क्या है कि भाई कोई पर्टिकुलर स्टेज पे कोई बंदा, भाई मुझे इतनी वैल्यू पे करनी है, भाई ये कार चाहिए तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, भाई ये नॉर्मल एक बैट है उसकी वैल्यू, तो मैं इसके लिए 200 रुपए पे करने के लिए रेडी हूं। लेकिन अगर वही बैट के ऊपर सचिन तेंदुलकर के, महेंद्र सिंह धोनी के साइन ऑटोग्राफ आ जाए तो उसकी वैल्यू 2000 रुपए हो जाएगी, 5000 हो जाएगी, राइट। तो दैट इज मार्केट वैल्यू, उसकी रियल वैल्यू से अलग हो सकती है। दिस कंसेप्ट इज यूजफुल टू इन्वेस्टर टू डिसाइड वेदर टू परचेज और सेल पर्टिकुलर सिक्योरिटी। इसके बेसिस के ऊपर जो इन्वेस्टर्स है वो डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में इसकी प्राइस ज्यादा होने वाली है या तो कम होने वाली है। कैसे? व्हेन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज हायर देन द मार्केट वैल्यू, यानी कि उसकी फंडामेंटल वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है, तो क्या होगा? इट इज बेनिफिशियल टू बाय द सिक्योरिटी, फ्यूचर में ये आपको बेनिफिट दे सकता है। और वाइस वर्सा, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू सिक्योरिटी की कम है, फंडामेंटल वैल्यू, और मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो फ्यूचर में वो डाउन होने ही वाली है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो खत्म हुआ। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड वन, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। यानी कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके गोल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और उसके सामने उसकी लिमिटेशंस क्या है। क्लियर एवरीवन? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या कह रहे हैं? इनकम, द मैनेज स्टेबल फ्लो ऑफ इनकम बाय रेगुलर इंटरेस्ट और डिविडेंड। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, भाई आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहे, आप कैसे आपका इन्वेस्टमेंट करोगे? किसके लिए? भाई आपको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए ना, तो रिटर्न दैट में भी रेगुलर इंटरेस्ट आपको मिलता रहे, रेगुलर डिविडेंड मिलता रहे। सेकंड वन, आपका ऑब्जेक्टिव गोल क्या होगा? ग्रोथ, आपका ग्रोथ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन। मैंने 2000 रुपए आज इन्वेस्ट कर लिए पर शेयर, रिलायंस शेयर की मार्केट वैल्यू 2000 रुपए है, तो फ्यूचर में भी वो 2000 रहे, वही मेरा एक्सपेक्टेशन होगा? नहीं, फ्यूचर में उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए, 2500, 3000, 4000, 5000, right? So that will be the growth of the investment. Then stability, to protect the principal amount invested from the risk of loss। आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉस। कई बार ऐसा ना हो जाए कि आप ज्यादा रिटर्न के चक्कर में जो आपका मेन इन्वेस्टमेंट है उसको ही गवा दो। हेरा फेरी देखी, 21 दिन में पैसा, 21 दिन में पैसा डबल, तो भाई डबल की लालच में उसने जो 1 करोड़ इन्वेस्ट किए थे वो भी चले गए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉस, यानी कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है इसलिए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूं, नहीं। 2 फैक्टर ध्यान में रखने हैं, कौन से? यस, बहुत ही बढ़िया। तो पहले तो आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, लेकिन सामने रिस्क कितना है, आर, राइट, वो दोनों चीज ध्यान में रखनी है। नाउ कंस्ट्रेंट्स, यानी कि लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सब लोगों को पता है, कितनी जल्दी आप आपकी कोई भी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट है उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश में कन्वर्जन, रेशियो ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू कैश और रेशियो ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू कैश, दैट इज लिक्विडिटी। जितनी फास्ट आप लिक्विडेट कर पाओगे वो इतना अच्छा है, राइट। लिक्विडिटी रिफर्स टू द स्पीड विथ व्हिच एन एसेट्स कैन बी सोल्ड विदाउट सफरिंग एनी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑन इट्स फेयर मार्केट प्राइस। भाई मेरे पास ये बिल्डिंग है, करोड़ रुपए की बिल्डिंग है,
लेकिन अगर इमीडिएटली मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट हो गई तो वो सेल नहीं होगी इमीडिएट। और अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो क्या बोलेगा, भाई मैं 70 लाख रुपीस ही दूंगा। कितने दूंगा? 70 लाख रुपीस ही। तो मुझे कम वैल्यू मिली, लेकिन उसकी जगह पे 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक में डिपॉजिट है, तो मोस्ट लिक्विड, इमीडिएटली मैं बैंक में जाके उसको एनकेज करवा सकता हूं, राइट। इन्वेस्टमेंट होरिजोन, इन्वेस्टमेंट होरिजोन इज द टाइम टिल द इन्वेस्टमेंट इज प्लानेड टू लिक्विडेट टू मीट अ स्पेसिफिक नीड। मैंने आगे हमने देखा पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं किसके लिए, हमारे फ्यूचर ऑब्जेक्टिव गोल्स। आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सर हमारी शादी के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं, राइट। तो बच्चों की शादी के लिए है, या तो बिजनेस के लिए है, या तो रिटायरमेंट के लिए है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। तो क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होरिजोन इज द टाइम टिल द इन्वेस्टमेंट इज प्लानेड टू बी लिक्विडेटेड, यानी कि आप आपका फंड जो है वो कब लिक्विडेट करना चाहते हो। मेरी बिटिया 20 साल की है और उसकी मुझे शादी करनी है और मैं 10 साल 20 साल वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दूंगा तो चलेगा नहीं, तो वहां पे मुझे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी 2 या 5 साल वाले में करना पड़ेगा। मेरी एज 40 इयर्स की है, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूं, तो मुझे 20 इयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एट द एज ऑफ 60 आई वांट टू रिटायर, राइट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होरिजोन आप कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कब आप लिक्विडेट करना चाहते हो, उसके बेस पे है। टैक्सेस क्या कह रहे हैं, व्हाट मैटर्स फाइनली इज द पोस्ट टैक्स रिटर्न, दैट मींस एक्चुअल रिटर्न आफ्टर डिडक्टिंग चार्जेस और टैक्सेस। यानी कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके ऊपर तो भाई 20% टैक्स लगा दिया है। तो एक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जहां पे 1 लाख रिटर्न मिल रहा है और दूसरे इन्वेस्टमेंट पे आपको 90,000 रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जो 1 लाख वाला है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 50% टैक्स लगाया हुआ है और दूसरे पे कुछ भी नहीं है। तो बीइंग ए स्मार्ट स्टूडेंट, बीइंग ए स्मार्ट इन्वेस्टर, आप लोग क्या करोगे, भाई वहां पे भले ही 1 लाख मिल रहा है, लेकिन आप इन्वेस्ट कहां पे करोगे, 90,000 वाले में। क्यों भाई, 1 लाख वाले में सामने 50,000, 50 जो 1 लाख है वहां पे 50,000 तो है, वो तो टैक्स में चले जाएंगे, तो हाथ में क्या आएगा, तंबूरा, 50,000 तो गए, बराबर ना। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है। रेगुलेशन, व्हाइल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर जनरली नॉट कंसीडर मच बाय लॉ, एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव कंफर्म द डिफरेंस रेगुलेशन। नॉर्मली इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ज्यादातर रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, लेकिन अगर वो कोई इंस्टीट्यूट हो गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनी से, तो उसको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट के और सेबी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ रेशियो से ज्यादा वो एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट, क्लियर। एंड यूनिक सर्कमस्टेंसेस, जो आगे हमने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट एवरी इन्वेस्टर फेसेस यूनिक सर्कमस्टेंसेस। भाई मेरे पास यूनिक सर्कमस्टेंसेस क्या है, मैंने 20 इयर्स के लिए मुझे मेरी रिटायरमेंट के लिए फंड प्लानिंग करना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स है बुढ़ाऊ, मम्मी पापा मेरे बुढ़ाऊ है, भाई हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा चलता रहता है, तो वो मुझे रिकरिंग बेस पे रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये पॉइंट भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, भाई मम्मी पापा, पड़ोसी को बोल दे तो क्या हो, भाई ये मम्मी पापा है, वो जब भी बीमार हो जाए उसका खर्चा तुम उठाना, होगा ऐसा नहीं, तो वो चीज भी मुझे ध्यान में रखनी है। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो कंप्लीट हुआ, राइट। यहाँ पे हमने जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो सभी डिस्कस कर लिए। पोर्टफोलियो यानी कि गुजराती थाली, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटी सब्जी दाल चावल स्वीट फरसान, राइट। तो पोर्टफोलियो इज द मिक्सचर ऑफ एसेट, वेरियस एसेट, दैट इज शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, पोस्ट, एलआईसी, एवरीथिंग। क्लियर एवरीवन, वेरी गुड। एवरीवन क्लियर विद द स्टॉक एक्सचेंज। सर शुरू ही नहीं किया, तो हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो कंप्लीट किया उसके आगे वाला पार्ट है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम है सिक्योरिटी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को आप क्या बोल सकते हो, सिक्योरिटी मार्केट भी बोल सकते हो या तो सेकेंडरी मार्केट। सर एग्जाम में सेकेंडरी मार्केट के बारे में पूछ लिया तो ऐसा मत लिखना हमने नहीं पढ़ा है। स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है, सिक्योरिटी मार्केट भी हो सकता है, सेकेंडरी मार्केट भी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, functions and services of the stock exchange। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इज द मार्केट और प्लेस वेयर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड। जैसे आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हो तो वहां पे किसकी परचेज सेल होती है, वेजिटेबल्स की। फ्रूट मार्केट में जाते हो तो फ्रूट्स की। फ्लावर मार्केट में जाते हो जहां पे फ्लावर परचेज सेल होते हैं तो वो फ्लावर मार्केट कहते हैं। वेजिटेबल परचेज सेलिंग होता है तो वेजिटेबल मार्केट। सेम जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज परचेजिंग एंड सेलिंग होता है दैट इज शेयर मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज, राइट, वेयर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन।
लेकिन यहाँ पे जो भी परचेज सेल कर रहा है और जो परचेज सेल करवा रहा है वो सभी को रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ध्यान से समझना, 2.5 मार्क के क्वेश्चन में आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन पूछ सकते हैं, राइट। डिफाइंड बाय द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, is an association, organization or body of individual whether incorporated or not established for the purpose of assisting, किसके लिए एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन द सिक्योरिटीज। तो किसके रिलेटेड यहाँ पे वो कंट्रोल रेगुलेट करते हैं, दैट इज सिक्योरिटी मार्केट। आप बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, राइट, तो उसके रिलेवेंट यहाँ पे वो ध्यान में रखेंगे, कंट्रोल करेंगे। एट प्रेजेंट ध्यान से समझना और आपके नॉलेज के लिए भी है, एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर 23 स्टॉक एक्सचेंजेस। कितने स्टॉक एक्सचेंजेस है, 23, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि जो वर्किंग एट नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, कौन से दो, एनएससी एंड बीएससी, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। द रेस्ट 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस, 23 में से दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज एनएससी एंड पीएससी। बाकी के जो 21 बचे, 21 दिन में पैसे डबल वाले, वो कौन से हैं, रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस। द वर्क और ऑपरेशंस आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द सेबी। ये जो भी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है वो सभी को कंट्रोल मैनेज कौन करता है, दैट इज सेबी। स्टॉक एक्सचेंज, आप घर में आप इन्वेस्टर हो तो स्टॉक एक्सचेंज आपका बाप है, कौन है, बाप, आपके पेरेंट्स, फादर है, तो सेबी उसका भी बाप है, यानी कि आपके दादा। आगे हम पढ़ेंगे सेबी के बारे में, यानी वो कौन है, आपके ग्रैंडफादर, राइट। फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज 10 फंक्शंस है, जिसके मेन पॉइंट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन से है, दैट इज रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज है तो आप परचेज एंड सेल कर सकते हो। फिजिकल शेयर मैं जेब में लेके कंपनी टू कंपनी घूमूंगा, कोई रिलायंस कंपनी के शेयर है, कोई ले लो ले लो ले लो, कोई परचेज करेगा नहीं। लेकिन मेरे बैग में 2 केजी पोटेटोस है, आप में से कोई परचेज करेगा, नहीं परचेज करेगा। लेकिन वेजिटेबल मार्केट में अगर मैंने वो पोटेटोस रख दिए तो सभी लोग उसको बाय करेंगे। तो सेम वे क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज, जितनी भी सिक्योरिटीज है उसके लिए रेडी मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। स्प्रेडिंग ऑफ अ प्राइस इंफॉर्मेशन, द स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज। डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर, परचेज सेलिंग के बेस के ऊपर उसकी प्राइस रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। मोबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी इजी है, क्या हो गया, इट गिव्स सियोरिटी अबाउट द फ्लो ऑफ कैपिटल इन अ मोस्ट प्रॉफिटेबल मीडियम। मैंने कोई एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वहां से मैं क्या कर रहा हूं कि दूसरी कंपनी में डाइवर्ट होना, यहाँ पे लॉस मेकिंग है तो क्या होगा, मैं मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्ट कर दूंगा, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो किसकी वजह से पॉसिबल है, स्टॉक एक्सचेंज है तो तुरंत बाइंग सेलिंग, मोस्ट लिक्विड, तुरंत इमीडिएट में सेल कर सकता हूं, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूं। offers liquidity, right? The stock exchange gives a place where investor can sell his stocks and shares at a current prices. जब भी मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएटली मैं मेरे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सकता हूं, राइट। T+2 नॉर्मली होता है, दूसरे या तीसरे दिन जो भी फंड है मेरा वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देन बैरोमीटर ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने आगे बताया था स्टूडेंट्स की इफिशियंसी मेजर करनी है तो कैसे, भाई चश्मे वाला स्टूडेंट से, होनहार स्टूडेंट से, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऐसा नहीं। स्टूडेंट्स की इफिशियंसी मेजरमेंट का फैक्टर कौन सा है, रिजल्ट, उसके मार्क्स। तो सेम वे कंपनी की इफिशियंसी आपको मेजर करनी है तो स्टॉक एक्सचेंज के जो फिगर्स है, कंपनी का परफॉर्मेंस है, उसके बेस के ऊपर से आपको पता चलेगा, राइट। स्प्रेडिंग ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है पता है, जनरली वहां पे स्टॉक, हर एक कंपनी जो लिस्टेड है उसको अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट, क्वार्टरली रिजल्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो वहां पे क्वार्टरली बेस पे सबमिट करने पड़ेंगे। और स्टॉक एक्सचेंज वो क्या करता है, जनरल पब्लिक के लिए ओपन रखता है। जनरल पब्लिक या तो जो वहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये फिगर्स के बेस के ऊपर फ्यूचर का उसका परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करेंगे, जो आगे पोर्टफोलियो वाले में हमने देखा था टेक्निकल एनालिसिस, याद आया टेक्निकल एनालिसिस, अभी हमने आगे पोर्टफोलियो वाले में देखा था। तो वहां पे वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए फिगर्स यूजफुल होती है। ऑफर प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि वहां पे क्या होता है भाई, एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है। आप आईसीयू में एडमिट हो और वहां पे कार्डियोग्राम जो है वो प्लस माइनस चलता रहता है ना, अगर वो स्ट्रेट लाइन हो गई तो वारे न्यारे हो गए ना। तो कंपनी के शेयर में भी ऐसा ही, कंपनी के शेयर से उसकी प्राइस भी क्या होती है, रेगुलर बेस के ऊपर अप डाउन मूवमेंट, कुछ पैसों में, कुछ रुपीस में प्लस डाउन, अगर वो स्टेबल हो गई तो वो कंपनी बन। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग सेलिंग
नेशनल लेवल पे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आगे का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएससी एंड बीएससी। तो नेशनल लेवल पे लोग उसका बाइंग सेलिंग परचेज सेल करते हैं, जिससे उसकी प्राइस क्या होती है, रेगुलर बेस पे अप डाउन होती रहती है, राइट। फैसिलिटीज पॉजिटिव स्पेक्यूलेशन, फैसिलिटेट पॉजिटिव स्पेक्यूलेशन, यानी कि क्या होगा कि भाई कोई ट्रेडिंग ही नहीं होगा तो स्पेक्यूलेशन मींस क्या है कि भाई उसकी प्राइस अप डाउन हो रही है, किसकी वजह से होगी, भाई लोग ट्रेडिंग करेंगे, प्लस माइनस बाइंग सेलिंग, तो वो पॉजिटिव वे में किसकी वजह से पॉसिबल होता है, स्टॉक एक्सचेंज की वजह से। वाइड लेवल ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज, क्या कह रहे हैं, इफ अ कंपनी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स ऑफ द कंट्री, कंपनी, मेरी एक कंपनी है XYZ कंपनी, राइट, वो XYZ कंपनी को लोग जानते पहचानते नहीं है। आप जानते हो XYZ कंपनी, नहीं जानते हो, लेकिन रिलायंस को आप जानते हो, जानते हो, क्यों, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो एक ट्रस्टवर्दी नेम है। तो जैसे ही वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ, इट विल बी द परचेज एंड सोल्ड बाय पर्सन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। उसकी बाइंग एंड सेलिंग कौन करेगा, भाई आपकी कोई प्रोडक्ट, छोटी सी दुकान है तो वहां पे सराउंडिंग वाले पीपल ही परचेज सेल करेंगे, लेकिन आपकी शॉप अगर आपने अमेजोन पे रजिस्टर करवा दी तो, फ्लिपकार्ट पे आ गई तो, ऑल ओवर इंडिया में से कस्टमर्स वो चीजें बाय करेंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे, राइट और रॉन्ग, राइट। तो सेम वे अगर कंपनी के शेयर, कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई तो क्या होगा, मल्टीपल ऑल ओवर इंडिया में से कोई भी उसका बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। सो द ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी इज आल्सो वाइडली स्कैटर्ड, तो मल्टीपल लेवल पे उसकी ओनरशिप स्कैटर्ड है। क्लियर एवरीवन। लास्ट वन, दैट इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। The listed companies have to provide certain information like quarterly financial result। जो भी कंपनी लिस्टेड है, नॉर्मल कोई कंपनी है, वहां जाके आप पूछोगे कंपनी वाले, भाई साहब आपका प्रॉफिट कितना हुआ, सारी मैंने आगे जाने, बराबर, कोई बताएगा, आप आपके पेरेंट्स को, भाई मैं घर पे आके पूछूंगा आपके पापा का बिजनेस है, भाई कितने करोड़ का टर्नओवर करते हैं, कितना प्रॉफिट है, कोई बताएगा, सैलरी बताएगा, नहीं। लेकिन अगर वो लिस्टेड हो गई तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरीली अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो पब्लिकली ओपन करने पड़ेंगे, राइट, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, राइट, टू द स्टॉक एक्सचेंज। द स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल ऑन द वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि आपके पापा की सैलरी आप नहीं पूछ सकते, लेकिन आपके पापा कहीं पे भी, आपने कॉलेज कंप्लीट किया, जॉब पे लगे, तुरंत पापा पूछेंगे बेटा कितनी सैलरी है, पापा 10,000। तो जो भी कंपनी से, यू आर द कंपनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पापा को सैलरी बतानी पड़ेगी, यस बतानी पड़ेगी। तो स्टॉक एक्सचेंज को, कंपनी लिस्टेड है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो इन्वेस्टमेंट, अपनी जो पोर्टफोलियो, यानी कि वो उसकी स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल रिजल्ट जो भी होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के सामने डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, यानी उसके ऊपर कंट्रोल किसका हुआ, इनडायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज का। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है। नाउ सर्विसेज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ये जो आपके पापा यानी कि सभी के पेरेंट्स है, फादर है, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं, दैट इज सभी कंपनियों का बाप स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। द लिस्टेड सिक्योरिटीज गेट हायर प्राइस एज कंपेयर टू अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। भाई कोई कंपनी, मैं छोटी सी दुकान लेके कोपचे में बैठा हूं, कहां पे बैठा हूं, एक कोपचे में बैठा हुआ हूं, तो मल्टीपल पूरे कंट्री में से लोग परचेस करने आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर लिस्टेड है तो उसकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होगी। तो सेम वे यहाँ पे क्या होगा, लिस्टेड सिक्योरिटीज गेट हायर प्राइस एज कंपेयर टू अनलिस्टेड सिक्योरिटी, सो द लिस्टेड शेयर्स आर मोर एक्सेप्टेबल बाय इन्वेस्टर्स। तो जो भी शेयर्स है वो लिस्टेड है सिक्योरिटी मार्केट में, तो आप उसको बाइंग सेलिंग करोगे। अदरवाइज क्या हो सकता है, 21 दिन में पैसा जा भी सकता है। तो आप लोग कहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे, जहां पे सिक्योरिटी है वहां पे। RR याद रखना है, राइट, रिस्क एंड रिटर्न। तो ये रिस्क एंड रिटर्न आपको एग्जाम पर, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी लाइफ में भी आपको यूजफुल है। जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, मुझे दे दो डबल कर दूंगा, अभी जितने भी है जेब में से निकाल के दे दो, एग्जाम के बाद डबल। प्रॉपर डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ कैपिटल, क्या कहते हैं, डायरेक्शन, आपकी कैपिटल है, भाई आपने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, प्रिंकल सर को नहीं दे दिया, आप क्या करोगे भाई, बीओबी बैंक में इन्वेस्ट करोगे, पोस्ट में, LIC में इन्वेस्ट कर रहे हो। स्टॉक एक्सचेंज इज द मेजरमेंट ऑफ अ प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस कंटिन्यूअसली अप जा रही है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, राइट। दिस इज बिकॉज व्हेन द सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी राइजेस, द प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स आर इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा। भाई धीरू भाई अंबानी के दो होनहार लड़के, कौन कौन, अंबानी, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। तो भाई जो मुकेश है, मुकेश,
एंड यस, वेरी गुड। तो क्या हुआ, उसके नाम के अकॉर्डिंगली उसकी कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है। मुकेश अंबानी की कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है, उसकी शेयर की प्राइस बढ़ रही है। तो आप सभी को पता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसकी कंपनी में करोगे, मुकेश भाई की या अनिल भाई की? मुकेश भाई की। क्यों? वहां पे कैश मिल रहा है। तो आपको कैसे पता चला? आप मुकेश भाई को घर पे पूछने गए थे या नीता बहन आपको बताने आई थी? नहीं, आपने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई किए। आपने देखा कि शेयर मार्केट में उसके प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? देन constant market for securities, the stock exchange gives a ready market for purchase and sale of security. It gives constant marketability of the listed security. जो भी listed securities है रेगुलर बेस के ऊपर आप उसका ट्रेडिंग, परचेज एंड सेलिंग कर सकते हो। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, as a result of stock market transaction there is a flow of fund from less profitable enterprise to more profitable enterprise. भाई जितनी एंटरप्राइज है, कंपनीज है, वो कंपनी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। जितनी कंपनीज ग्रो करेगी उतनी ही वो कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो लोग क्या करते हैं भाई, जो लेस प्रॉफिटेबल है, अनिल भाई की कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, निकाल लिया, ठन गोपाल हो रहा है, मैंने निकाल के मुकेश भाई की कंपनी में डाल दिया। तो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? स्टॉक एक्सचेंज की वजह से। अगर वो लॉस मेकिंग है और मैं अनिल भाई के घर के बाहर जाऊंगा, भाई आपके शेयर वापस दे दो, मुझे पैसे वापस दे दो, वो देगा? मुकेश भाई के घर पे के बाहर जाके मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मिल जाएगा? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर एवरीवन? एंटीलिया के बाहर जाके नहीं बोलना है मुकेश भाई आपकी कंपनी के शेयर दे दो, राइट? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस एंड सेल्स। क्या कह रहा है? स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज, राइट? मिरर ऑफ बिजनेस साइकिल, जैसे अभी मैंने आपको बताया था भाई, स्टूडेंट्स का रिजल्ट वो उसका मिरर होता है। एक भाई साहब, वैसे मैं तो इतना ज्यादा पढ़ाई करता हूँ, इतना ज्यादा पढ़ाई करता हूँ, 24 में से 20 घंटे में पढ़ाई करता रहता, और दूसरा बंदा घूमता रहता है। अल्टीमेटली वो उसका पोर्टफोलियो, यानी वो मिरर उसका है कि भाई ये बहुत होनहार है, ये नफोड़े नहीं। जैसे ही रिजल्ट आया, वो 20 घंटे पढ़ने वाले का रिजल्ट 30% और दूसरे वाले का 70%, तो कौन अच्छा है? कैसे पता चला? स्टॉक एक्सचेंज से पता चला, राइट? द स्टॉक एक्सचेंज शो द इकोनॉमिक कंडीशन एंड बिजनेस कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, सो इट इज नोन एज द मिरर ऑफ द बिजनेस साइकिल। कलेक्शन ऑफ सेविंग, क्या करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ सेविंग, फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड हेल्प्स इन प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई कपबोर्ड में पैसा रखा हुआ है, डबल होने वाला है। आप आपके घर पे आपकी जेब में पैसा है, डबल होगा? ज्यादा यानी डबल नहीं होगा तो इंक्रीज होगी वैल्यू, नहीं। लेकिन आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया, आपकी बैंक में तिजोरी में जाके 1 लाख रुपए रख दो, 1 साल के बाद निकालो, 1 लाख के 1 लाख ही निकलेंगे। लेकिन वही पैसा आपने बैंक में शेयर मार्केट में डाल दिया तो वो, हाँ शेयर मार्केट में तो शायद कम भी हो सकता है, लेकिन आपकी वैल्यूएशन यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ेगी, राइट? तो कलेक्शन ऑफ सेविंग, लोगों के सेविंग वो कपबोर्ड की जगह पे वो ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? वहां पे रिटर्न मिलता है ज्यादा। गिव सियोरिटी अबाउट द सेफ्टी ऑफ फंड। स्टॉक एक्सचेंज बाप है, बच्चों का ध्यान रखता है। बच्चों को नुकसान हो, भले ही वो आपके पापा आपको डांटते हैं, आपके ऊपर भाई स्ट्रिक्टनेस रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके बेनिफिट के लिए ही सोचते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज भी ऐसा ही है, वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवाने हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए ही वर्क करता है। द स्टॉक एक्सचेंज वर्क एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, मोर ओवर इट टेक्स प्रॉपर एंड नेसेसरी स्टेप्स टू स्टॉप एक्टिविटीज लाइक ओवर ट्रेडिंग। ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो रहा है एंड इलीगल स्पेक्यूलेशन, इलीगली वहां पे कोई स्पेक्यूलेशन हो रहा है, सो देयर इज अ सेफ्टी ऑफ फंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। तो ये सब चीजों से प्रिकॉशन इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। आपके फादर बाहर के, भले ही आपको डांटते हो, लेकिन बाहर से कोई आपको झगड़ा करने के लिए आ गया तो पापा सामने खड़े हो जाएंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज भी क्या करता है? इन्वेस्टर के जो पैसे है उसको प्रोटेक्शन देता है। एवरीवन क्लियर? यस और नो? हाउ इज द जोश? तो थोड़ा हम बोलो कॉन्फिडेंटली, यस सर एग्जाम में हमें मार्क अचीव करने हैं, राइट? कंटिन्यू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डिस्कस द बेनिफिट और यूटिलिटी और एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने देख लिया, उसके रोल, फंक्शंस, एडवांटेजेस। भाई कोई भी चीज है, आज का जमाना क्या है भाई, मुझे फायदा क्या होगा? आप लोग भी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहीं पे भी कोई चीज परचेज कर रहे हो, अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं? हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, हमें फायदा क्या हो रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज के फायदे तीनों के एंगल से देखें। भाई सिर्फ इन्वेस्टर को फायदा होगा तो नहीं चलेगा,
भाई वहां पे तीनों कौन तीन है, दैट इज बेनिफिट और एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को क्या फायदा है, द स्टॉक एक्सचेंज वर्क एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। रूल्स रेगुलेशन हो गए, यानी जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है उसके पैसे डूबेंगे नहीं, उसका ध्यान रखता है वो, राइट। इट गिव्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर की जो सिक्योरिटी है उसको लेटेस्ट प्राइस सभी इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज देता है। बेनिफिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू कंट्री एंड कम्युनिटी, जनरल पब्लिक और कंट्री को भाई उनको भी बेनिफिट है। कैसे, इट हेल्प द गवर्नमेंट इन रेजिंग फंड ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। जो नेशनल इंपोर्टेंस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है वहां पे भी जनरल पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकती है, राइट। स्टॉक एक्सचेंज में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंपनी की प्राइस अप हो रही है, अल्टीमेटली कंट्री की इकोनॉमी में भी वो वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इट मोटिवेट सेविंग हैबिट्स अमंग पीपल एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कैपिटल फॉर्मेशन। देखो कोई भी कंट्री ग्रो कर रही है, पुराने टाइप पे होता था भाई पैसे ले लिए सभी एक बक्से में डाल के जमीन के नीचे गड्ढा करके डाल दिया, तो कंट्री की इकोनॉमी अंडर डेवलप ही रहेगी। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों में सेविंग की हैबिट डेवलप हो गई, तो वो पैसा कहां पे, प्रोडक्टिव वे में यूज हो रहा है। प्रोडक्टिव वे में यूज हो रहा है तो कंपनी डेवलप हो रही है, कंपनी के साथ साथ कंट्री भी ग्रो कर रही है, राइट। तो तीनों को फायदा है, बच्चों को, बाप को, दादा को। यानी बच्चों को क्या फायदा है भाई, इन्वेस्टर को भी रिटर्न मिल रहा है, कंपनी है उसको भी फायदा हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट मिल रहा है, और कंट्री को भी, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, राइट। लास्ट वन, बेनिफिट टू द कंपनी। अब जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी, उसको भी बेनिफिट होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, इट इंक्रीज द साइज ऑफ द मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, इट गाइड्स द कंपनी इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन। जैसे आपकी कोई नॉर्मल दुकान है, कोई शॉप है, आप कोई भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, नॉर्मल शॉप है और आपने अमेजोन पे वहां पे लिस्टेड करवा दिया, तो ज्यादा बेनिफिट कहां पे है, आपकी शॉप अगर अमेजोन पे लिस्टेड है तो लोग वहां पे कंपेयर करके, आपको लगेगा भाई कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट हो गया, वाइड रेंज ऑफ मार्केट, पूरे इंडिया में से लोग परचेज कर रहे हैं। सेम वे स्टॉक एक्सचेंज, व्हेन द शेयर्स ऑफ कंपनी आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, कंपनीज गुडविल इंक्रीज। तो भाई ये दुकान छोटी सी, कोपचे में छोटी सी दुकान है, कोई वैल्यू नहीं है, अमेजोन पे लिस्टेड है, बहुत बड़ा शोरूम है, तो उसकी गुडविल अच्छी है। सेम वे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है तो उसकी भी वैल्यू बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है। एवरीवन क्लियर, बहुत ही बढ़िया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमने देख लिया, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देख लिया। अब स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी ने तो अपने शेयर लिस्टेड करवा दिए, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग वो किसको करना पड़ेगा भाई, आप लोगों को सभी लेक्चर्स बढ़िया से स्टडी तो मिल रही है, लेकिन पढ़ाई एग्जाम किसको लिखनी पड़ेगी, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स एट द स्टॉक एक्सचेंज। आपको स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी ने शेयर अपने लिस्टेड करवा दिए, तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, तो द इन्वेस्टर्स एनी पर्सन कैन ट्रेड इन एनी सिक्योरिटीज मेजोरिटी बाय टू वेज। कौन से, ट्रेडिंग थ्रू ब्रोकर्स एंड इंटरनेट ट्रेडिंग। ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो या तो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग थ्रू ब्रोकर्स। तो यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ बाइंग और सेलिंग द शेयर्स। देखो आपको एग्जाम में ये आईएमपी क्वेश्चन 5 to 6 मार्क में पूछ सकते हैं सभी लोग। आपको 2.5 मार्क्स में पूछा है तो आपको क्या कर देना है, बाइंग एंड सेलिंग को कंबाइन कर देना है, एक ही सेंटेंस में बाइंग एंड सेलिंग वर्ड कंबाइन कर देना है, लेकिन वो 5 या 6 मार्क में है। तो आपको सेम पहले क्या करना है, बाइंग प्रोसेस यानी कि प्रोसीजर ऑफ बाइंग द सिक्योरिटीज, और वही सिमिलर ही है, उसको सेम सभी पॉइंट फिर से प्रोसीजर ऑफ सेलिंग द शेयर्स सेपरेटली लिखने हैं। एवरीवन क्लियर, अगर वो 2, 2.5 या 3 मार्क में है तो आपको दोनों को कॉम्बिनेशन कर देना है, और अगर आपको 5 और 6 मार्क में ज्यादा मार्क्स के लिए पूछते हैं तो दोनों को सेपरेटली एक्सप्लेन करना है। दोनों की हालांकि पॉइंट्स में डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका सेम है जो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा। फर्स्ट वन दैट इज सिलेक्शन और लोकेटिंग द ब्रोकर्स व्हेन अ पर्सन वांट्स टू बाय और वांट्स टू सेल द शेयर्स। यहाँ पे मैंने दोनों कंबाइन ले लिया, वांट्स टू बाय और वांट्स टू सेल, लेकिन अगर आप सेपरेटली लिखोगे तो बाइंग के बारे में लिख रहे हो तब सिर्फ बाइंग यूज करना है, और सेलिंग के लिए लिख रहे हो तब सिर्फ सेल वर्ड यूज करना है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, बाइंग वांट्स टू बाय और वांट्स टू सेल द शेयर, फर्स्ट ही हैज टू सिलेक्ट ए ब्रोकर। भाई ब्रोकर तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, आपको कहीं पे पढ़ाई करनी है, डिग्री चाहिए, तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन तो लेना पड़ेगा। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, आफ्टर सिलेक्टिंग ए सुटेबल ब्रोकर अ पर्सन हैज टू प्लेस बाइंग ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय द शेयर्स एंड सेलिंग ऑर्डर टू सेल द शेयर्स। यानी कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उससे क्या होगा भाई, एग्जाम आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी,
नहीं, आपको एग्जाम तो देनी पड़ेगी ना, यानी कि आपको ऑर्डर रखना पड़ेगा। बाय और सेल आपने ब्रोकर के वहां पे अकाउंट ओपन करवा दिया, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, आपको बाइंग एंड सेलिंग वहां पे ऑर्डर रखना है, एंड लास्ट दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। ऑन रिसीविंग द बाय और सेल ऑर्डर द ब्रोकर विल फीड द सेम इन हिज टर्मिनल। नॉर्मली टर्मिनल किसे कहते हैं भाई, कंप्यूटर होता है जहां पे जो ब्रोकर होता है परचेज सेल पोर्टफोलियो मेंटेन होता है, मैनेज होता है, लिस्टेड कंपनी रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज नोन एज द टर्मिनल, राइट। व्हेन द ऑर्डर्स इज कंफर्म द ब्रोकर विल इन्फॉर्म द बायर्स और सेलर। आपने ब्रोकर को बोल दिया मेरे इतने शेयर भाई 100 शेयर है, वो प्रिंकल इंडस्ट्रीज के परचेज कर लो, बराबर। तो उसने अगर बाय कर लिया, ऑर्डर रख लिया, तो वो बाय हो गया नहीं। जब उसकी प्राइस आएगी कौन सी, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जब आएगी तो वो एग्जीक्यूट होता है, तो वो जो इन्वेस्टर्स है उसको यानी कि बायर और सेलर को इन्फॉर्म करेगा एंड विल सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होती है, जो नॉर्मल आप कोई भी चीज परचेज सेल करते हो तो जैसे उसका इनवॉइस होता है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन रहता है, तो यहाँ पे आपने कौन सी कंपनी के शेयर परचेज किए उसका नाम रहेगा, कितनी क्वांटिटी परचेज की, उसके ऊपर कितना टैक्स लगा है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, अदर टैक्स, वो सब चीजें मेंशन होगी। सेम चीज, एवरीवन क्लियर। सेलिंग प्रोसेस में भी सेम है, वर्ड आपको बाय की जगह पे सेल यूज कर देना है, राइट। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकंड वन दैट इज इंटरनेट ट्रेडिंग। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, ब्रोकर के थ्रू आपको ट्रेडिंग करना है। और दूसरा भाई आपको इंटरनेट मोबाइल पे आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्रॉम द जनवरी 2000 ट्रेडिंग थ्रू इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंट्रोडक्शन कब हुआ, 2000 की साल में, राइट। वेयर ट्रेडिंग इज डन ऑनलाइन थ्रू बैंक्स व्हिच आर ऑथोराइज्ड फॉर दिस पर्पस। जो भी बैंक ऑथोराइज थी वो लोग बैंक के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फॉर दिस पर्पस द ट्रेडर मस्ट हैव द कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर होना चाहिए। पहले में तो क्या था भाई, ब्रोकर के कंप्यूटर पे आप फोन पे ऑर्डर दे दिया, लेकिन यहाँ पे तो आपको खुद को करना है, तो कंप्यूटर होना चाहिए, मॉडेम, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फोन, सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग अकाउंट। कोई भी जगह पे एक चीज ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस आपके पर्सनल नॉलेज, राइट। आपको कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो तीन चीज आपके पास होनी चाहिए। त्रिशूल व्यूहम, कौन सी मूवी में आया है त्रिशूल व्यूहम, बाहुबली में, राइट। तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, दूसरा आपका कोई भी ब्रोकर या बैंक के पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और तीसरा आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे आप फंड इन आउट कर सको। क्लियर। इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू ट्रेडिंग फर्म्स। प्रेजेंटली मैनी ट्रेडिंग फर्म्स लाइक आईसीआईसीआई, शेरखान, कोटक, एंजल ब्रोकिंग, जवेरी सिक्योरिटीज, वो सभी लोग गिव द सर्विस ऑफ इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग की वो फैसिलिटीज देते हैं। फॉर दिस पर्पस अ पर्सन हैज टू गेट रजिस्टर्ड एज ए क्लाइंट विद द इंटरनेट ब्रोकर। यानी कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, सिंपली कोई भी जगह पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको ब्रोकर के वहां पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सिंपल, क्लियर एवरीवन। बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस ऑफ द सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस के बारे में तो हमने देखा, अब क्या देखना है, एक्सप्लेन द सिस्टम और ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट एट स्टॉक एक्सचेंज। सेटलमेंट कैसे होगा भाई, एक बंदा तो मुंबई में बैठा है, दूसरा चेन्नई में बैठा है, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो बीच में सेटलमेंट होगा। कॉलेज वाला सेटलमेंट नहीं हो, सेटिंग वाला बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे स्टॉक के सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग सिस्टम इन स्टॉक एक्सचेंज ओनली लिस्टेड एंड परमिटेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। तो वहां पे ट्रेडिंग किस चीज का होता है, जिन्होंने भाई आपको एग्जाम देनी है यूनिवर्सिटी में, तो कौन भाई कोई भी बंदा जाके दे सकता है एग्जाम, नहीं, जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है वही लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो सेम वे जो भी कंपनी ने क्या किया है, अपने आप को सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवाए, वही सिक्योरिटीज वही कंपनी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकती है। मोरओवर ओनली द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज कैन बाय और सेल द शेयर्स एट द स्टॉक एक्सचेंज। आपको बाइंग सेलिंग करना है तो आप कंपनी के बाहर खड़े रहोगे या आपको बाइंग सेलिंग नहीं बताएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रोकर को रोकना। आपने देखा ना कि भाई ब्रोकर के थ्रू होगा, यानी आपको सबसे पहले किसको मिलना पड़ेगा, ब्रोकर को मिलना पड़ेगा। सो इफ अ पर्सन वांट्स टू बाय टू सेल द और सेल द सिक्योरिटीज, ही हैज टू प्लेस द ऑर्डर विद द ब्रोकर ऑफ द एक्सचेंज। पीके मूवी में दिखा है ना, भगवान के ब्रोकर है, भगवान के ब्रोकर है ना, बीच में भगवान को आपकी बात डायरेक्टली आप तक नहीं जाती, आपकी बात भगवान तक नहीं जाती है, बीच में कौन आता है, इंटरमीडियरी आता है। तो डायरेक्टली आप स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हो, बीच में कौन होना चाहिए, ब्रोकर होना चाहिए, राइट। देयर आर टू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिंग, दैट इज ओपन आउटराइट सिस्टम एंड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम। बहुत ही सिंपल है ये जो मेथड है, ओल्ड मेथड है ट्रेडिंग विच इज नॉट एक्टिव नाउ,
ये अभी एक्टिव नहीं है। सिंपली आपको बता दूं, पहले के जमाने में क्या होता था भाई, बाइक सेलिंग करना है तो एक जगह है स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा होती है। स्केम 92 मूवी देखा, वहां पे दिखाते हैं कोई आवाज लगाते मेरे 100 शेयर परचेज कर लो, 50 शेयर बेच दो। तो वहां पे क्या होता है, चिल्लम चिल्ली, क्या होती है, चिल्लम चिल्ली, बाइंग सेलिंग के लिए और ट्रेडिंग होता है। वो सिस्टम अभी बंद हो गई है। अभी कौन सी सिस्टम चल रही है, दैट इज स्क्रीन बेस्ड सिस्टम। यानी कि इन दिस सिस्टम द फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर इज रिप्लेस बाय द कंप्यूटर स्क्रीन, राइट। उसको कंप्यूटर पे जो पूरा ट्रेडिंग फ्लोर था वो कहां पे आ गया, कंप्यूटर के अंदर आ गया। द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स डन थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। उसकी बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, राइट, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। सेटलमेंट कैसे होगा सर, सेटलमेंट शेयर्स के बता रहे हो, कॉलेज में सेटिंग के बारे में भी बता दो। एग्जाम बढ़िया अच्छे से परफॉर्म करो, रिजल्ट बढ़िया ले आओ, बाद में डिस्कस करेंगे, बराबर। सेटलमेंट सिस्टम, फॉर्मरली द स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन वेर सेटल बाय फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर। बहुत पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे आप बैंक में एफडी रखते हो तो वहां पे एक सर्टिफिकेट आपको देते हैं, देखा है किसी ने एफडी का सर्टिफिकेट, सेम वैसा ही कंपनी का सर्टिफिकेट आता था। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास आएगा, सेल कर रहे हो तो उसके पीछे साइन करके शेयर ट्रांसफर फॉर्म के ऊपर स्टैंप्स वगैरह चिपका के आपको कंपनी में भेजना था। लेकिन नाउअडेज these transactions are settled by the electronic delivery system facilitated by the depositories. Depositories NSDL CDSL 11 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, राइट। वो लोग सेटलमेंट करके देते हैं। ए डिपोजिटरी होल्ड्स द शेयर्स इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। शेयर्स आर ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्रीज। यानी कि फिजिकल शेयर्स आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, या तो उससे कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मोबाइल में फंड, बैंक में आपको पहले फिजिकली जाना पड़ता था, पैसे विड्रॉ करने, किसी को पेमेंट देना है तो बैंक में चेक लेके जाना पड़ता था। अब क्या है भाई, वहां पे मोबाइल ले लिया आपने, नेट से फंड ट्रांसफर कर दिया, एक में से दूसरे अकाउंट में चले गए। क्लियर। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट सिस्टम, वीकली अकाउंट सेटलमेंट सिस्टम, रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम, इंट्रा ट्रेड एंड डिलीवरी बेस्ड, ये सब सेटलमेंट सिस्टम है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है तो ही आपको डिटेल में वहां पे आपको क्या करना है, बाइफरकेट करना है, अदरवाइज आप पॉइंट लिखोगे तो चलेगा। डिटेल में है तो वो ऑलरेडी सर आपको जो पैम्पलेट किया है उसमें वो डिटेल में इसके जो भी पॉइंट्स है वो भी डिटेल में वहां पे गाइड किए हैं। क्लियर एवरीवन। सिंपली अ शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट नोट आपको इंडिविजुअली पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। क्या है, बहुत ही सिंपल है। शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, सेबी प्राइमरी एक्सप्लेन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट विथ सेबी, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। पाव भाजी पानी पूरी के साथ पिज्जा भी आ सकता है, ऑक्टन पिज्जा वाला कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ये जो हमने क्वेश्चंस अभी रिफर किए उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन में आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। सिंपली प्राइमरी मार्केट क्या है, द प्राइमरी मार्केट इज एन अरेंजमेंट व्हिच गिव्स द फैसिलिटी ऑफ गेटिंग लॉन्ग टर्म फंड बाय फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। जो भी सिक्योरिटी मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रही है और वहां पे आप लोग उसको बाय कर रहे हो, दैट इज आईपीओ। अगर आपने वर्ड सुना है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज नॉन एज द प्राइमरी, उसकी जहां पे ट्रेडिंग होती है दैट इज प्राइमरी मार्केट। एंड सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो नॉन एज द स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट हमने देख लिया। इट कलेक्ट्स लॉन्ग टर्म फंड्स बाय गिविंग रिक्वायर्ड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जो सर लिस्टेड हो जाते एक बार, फर्स्ट न्यूली लिस्टेड सिक्योरिटी, उसके बाद उसका बाइंग सेलिंग चलता रहेगा, राइट। वो कहां पे होगा, शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, सिक्योरिटी मार्केट में, या तो सेकेंडरी मार्केट। बहुत ही छोटा है, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो 2 मार्क में आ सकता है। आईएमपी है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके दद्दू, कौन दद्दू, स्टॉक एक्सचेंज आपके पापा थे, सेबी कौन है, दादा। सेबी आपके दादा है। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 फॉलोइंग विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। सेबी का मेन दादा का काम क्या करते हैं, दादा बहुत ज्यादा काम करते हैं डेली बेसिस पे, नहीं, वो क्या करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, राइट। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, अपने पोतों का, नाते नातियों का ध्यान रखना। टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट है उसको कंट्रोल करना, यानी आपके पापा के ऊपर भी कंट्रोल कौन किसका होता है, आपका नहीं होता है, आपके दादा का होता है, राइट। रोल ऑफ द सेबी, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स कीवर्ड्स है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेंथी पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई ये मैराथन सेशन है, राइट, सुपर रिवीजन सेशन है।
मेन कीवर्ड जो आपको एग्जाम में लिखने हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आपके लिए मोस्ट आईएमपी है लाइसेंस टू डीलर्स एंड ब्रोकर। भाई हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज में आपको ट्रेडिंग करना है तो ब्रोकर के थ्रू ही कर सकते हो। ब्रोकर कोई भी, मैं वहां पे जाके मैं ब्रोकर हूं, मुझे शेयर ले दो, मुझे सिक्योरिटी दे दो, मुझे पैसे दे दो, हो जाएगा? नहीं, मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट? सेबी गिव्स लाइसेंस टू द डीलर्स एंड ब्रोकर्स। तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करने के लिए ब्रोकर्स को लाइसेंस देता है टू स्टॉप द फ्रॉड इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती है, जैसे कि एक आप सबको पता है स्कैम 1992, हालांकि उस वक्त सेबी उसी वक्त रजिस्टर हुआ था तो उसी टाइम पे ये स्कैम हुआ था। उसके बाद 1992 के बाद आपने देखा कोई ऐसे बड़े स्कैम हुए? होते रहते हैं। जैसे एग्जाम में सुपरवाइजर होते हैं तो भी कुछ होनहार स्टूडेंट्स होते हैं, वो कुछ कापली चोरी कर लेते हैं। सुपरवाइजर नहीं है तो बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे, मस्ती करेंगे, एक दूसरे को पूछ के लिखेंगे, लेकिन सुपरवाइजर है तो कुछ होनहार बच्चे ही भाई कापली कर पाएंगे या लिख पाएंगे। तो सेम वे सेबी बैठा है तो क्या होगा? स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। क्या कह रहे हैं? टू मेक द रूल टू, क्या कह रहे हैं? स्टॉप फ्रॉड कैपिटल मार्केट, एनी ब्रोकर इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड इन स्टॉक मार्केट, सेबी कैन बैन हिज एक्टिविटीज एंड कैन इम्पोज पेनल्टी। आपने मूवी में या रियल में देखा होगा, कोई पुलिस वाला ब्राइब ले रहा है तो उसको क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे भी कोई ब्रोकर कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट, बल्क में परचेस कर रहा है तो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको बैन कर देंगे, उसकी ट्रेडिंग बंद कर देंगे। डॉक्टर्स, लॉयर सभी में ऐसा होता है, राइट? आपने लॉयर वाली कौन सी मूवी, अक्षय कुमार वाली, एलएलबी, जॉली एलएलबी, तो उसने क्या किया था भाई? ब्राइब ली थी, वो पैसे लिए थे तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर रहे थे, राइट? याद आया? तो सेम वे सेबी भी क्या कर सकती है? अगर कोई ब्रोकर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन करता है तो उसको बैन लगा देगा, राइट? सेबी मेक्स रूल्स, सेबी हैज द पावर टू मेक न्यू रूल्स फॉर स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशन करने हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे उसने एक टाइम फिक्स किया है भाई, स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट ट्रेडिंग का पीरियड टाइमिंग 3:15 टू मॉर्निंग 9:15 टू 3:30, राइट? मॉर्निंग 9:15 टू 3:30। तो सेबी ने डिसाइड किया है ऑडिट और एग्जामिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। भाई कोई भी चीज में ऑडिट एग्जामिनेशन होगा, वो जरूरी है ना? तो ही भाई आप लोगों को बोल दिया एग्जाम में जो भी लिखना है लिखो, पेपर चेक नहीं होंगे, सभी के 80%, सभी को 80% मिलने वाले हैं, क्या करोगे? बहुत बढ़िया, राइट? तो यहाँ पे क्या कहते हैं? सेबी हैज पावर टू ऑडिट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टॉक मार्केट। लेकिन आपकी वैल्यू, पढ़ाई आप क्यों कर रहे हो भाई? आपकी एग्जामिनेशन, जो आप एग्जाम दे रहे हो उसके पेपर्स चेकिंग होंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो आपने वहां पे डाला है, जो नॉलेज यहां से लिया है वो वहां पे डाला है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो सेबी हैज द पावर टू ऑडिट, तो सेबी के पास पावर है कि वो कोई भी कंपनी का ऑडिट कर सकता है, राइट? एजुकेशन टू इन्वेस्टर्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम सेबी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स। आप टीवी में भी ऐड देखते हो भाई, सचिन तेंदुलकर एक ऐड में आता है, क्या सही है? म्यूचुअल फंड सही है। तो वो क्या कोई पर्टिकुलर भाई एंजल ब्रोकिंग के म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, वो कंपनी ने ऐड दी है? नहीं, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एमफी जो है उसकी जनरल ऐड है। तो लोगों को एजुकेट करने का काम भी करता है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, सभी लोग। स्टॉक एक्सचेंज भी करता है, सेबी भी करता है, राइट? रिलेशनशिप विथ आईसीआई, सेबी क्या करता है? सेबी मेंटेन रिलेशनशिप विथ आईसीआई टू गिव श्योरिटी अबाउट एक्यूरेसी इन कंपनी ऑडिट। भाई कंपनी के ऊपर कंट्रोल कौन रखता है? सेबी। लेकिन उसके जो बुक्स वेरीफाई कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सेबी क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ भी कंसर्न रखता है। क्यों? अदरवाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट ही फ्रॉड करने लगे तो उसके ऊपर भी वो कोऑर्डिनेशन करते हैं और ध्यान रखते हैं। टू कंट्रोल द मर्जर एक्विजिशन एंड टेक ओवर, इन केस ऑफ मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर सेबी गिव्स श्योरिटी। वही कोई कंपनी मर्ज हो रही है, टेक ओवर, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, दो कंपनी मर्ज हो गई, कंपनी को तो फायदा है लेकिन नुकसान किसको हो सकता है? नॉर्मल इन्वेस्टर को। तो वो ना हो, वो देखने का काम, ध्यान रखने का काम किसका है? दादा का, सेबी का, राइट? इट इज नॉट हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स एंड इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। क्लियर? लास्ट सेबी का जो रेगुलेशन और टू म्यूचुअल फंड, क्या कह रहे हैं? सेबी हैज गिवन सर्टेन रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के लिए भी, सिर्फ शेयर्स में नहीं, म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने गाइडलाइन इश्यू की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई म्यूचुअल फंड एएमसी है, वो क्या करती है? म्यूचुअल फंड एएमसी का काम क्या है? अलग अलग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करती है, वो कोई एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती।
10% से ज्यादा। अदरवाइज क्या होगा, जो भी एएमसी है उसके पास तो करोड़ों रुपए का फंड है लोगों का, तो वो क्या कर देंगे, सिर्फ अदानी में इन्वेस्ट कर देंगे। सिर्फ अदानी में इन्वेस्ट कर दिया और फिर क्या हुआ भाई, कुछ न्यूज आए, किसी ने कुछ रिपोर्ट दी तो अदानी के शेयर पूरे डाउन हो गए, तो सभी इन्वेस्टर के पैसे डूब जाएंगे ना। तो उसने एमपी के लिए यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए भी रूल्स बनाए कि कोई भी एक कंपनी में वो 10 या 15% से ज्यादा होल्डिंग नहीं कर सकते। क्लियर। तो यहाँ पे जो सेबी के फंक्शंस है हमारे, रोल ऑफ सेबी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, वो कंप्लीट हुए। राइट। पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट्स आपको याद रह गए तो अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन वो तो आप होनहार हो ही। राइट। अभी जो आपने सुना हुआ है उसमें से भी आप ग्रैब करके वहां पे लिख लोगे, लेकिन ध्यान से ये सभी पॉइंट्स आपको समझने हैं। राइट। इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो ऊपर हमने रोल देखा उसमें ही कवर हो गए, फिर भी मैं यहाँ पे फटाफट आपको हिंट दे देता हूँ दैट सेबी रेगुलेट बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। नॉर्मली वो क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज में जो भी बिजनेस हो रहा है उसको रेगुलेट कंट्रोल करता है। सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ इंटरमीडियरीज। आगे हमने देखा रोल वाले सेबी का रोल है, उसमें देखा कि क्या करता है, ब्रोकर को लाइसेंस दे रहा है, तो क्या कर रहे हैं, रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ कैपिटल मार्केट लाइक द ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रोकर्स, पीएमएस, वो सभी लोगों को लाइसेंस देता है। राइट। सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड, वो भी हमने रोल में देख लिया। राइट। कि भाई म्यूचुअल फंड एएमसी से उसके ऊपर वो कंट्रोल रखता है, रजिस्ट्रेशन रहता है और वहां पे उसके ऊपर उसकी एक्टिविटीज के ऊपर वो वॉच रखता है। सेबी प्रमोट्स एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमफी, एमबी, एसीआई एंड आरआईएन। राइट। उसके जो नाम है वो डिटेल में आपको ऑलरेडी पैम्फलेट में शेयर किए हुए हैं। राइट। जैसे कि भाई एमफी तो दैट इज एसेट मैनेजमेंट, सॉरी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसका काम क्या है, जितनी भी म्यूचुअल फंड में बिजनेस होता है, एएमसी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो सभी का कॉम्बो है। राइट। सेबी प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यहाँ पे आएंगे। राइट। क्या कह रहे हैं कि भाई मुकेश अंबानी, आप लोगों को भी जनरल पता है कि कोई कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो उसके शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे, यस और नो? यस। लेकिन आपको कब पता चलेगा उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जब न्यूज में आएगा तब। लेकिन सपोज मुकेश अंबानी की कंपनी है या भाई उसके कोई जान पहचान वाले को तो पहले से ही पता रहेगा, वहां का जो सीए उसको तो पहले से ही पता रहेगा भाई कंपनी का इतना प्रॉफिट है, तो वो क्या करेगा, बल्क में शेयर परचेज कर लेगा। 1500 के रेट पे परचेज कर लिए, दूसरे दिन ये न्यूज आ गया उसकी प्राइस बढ़ते 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 1500 रुपए हो गई, 2000 रुपए हो गई, अब वो निकाल देगा। तो अल्टीमेटली लॉस किसको हुआ, नॉर्मल इन्वेस्टर को। तो जो इनसाइड ट्रेडिंग होता है, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सभी को प्रोहिबिट कौन करता है, सेबी। राइट। सेबी प्रमोट टू एजुकेट इन्वेस्टर्स एंड ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज, वो टाइम टू टाइम इन्वेस्टर को गाइड एजुकेट करता है, वो भी हमने रोल में देख लिया। और इंटरमीडियरीज है उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देता है। सेबी प्रोहिबिट इनसाइड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज एंड सेबी रेगुलेट द सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स ऑफ द कंपनी। कोई बल्क में परचेस कर रहा है, जैसे अभी अदानी में कुछ न्यूज रिपोर्ट आ गया, अब बहुत शेयर में फ्लक्चुएट वोलेटिलिटी हो रही है, तो उन लोगों ने क्या कहा है कि भाई वहां पे वॉच रखे हुए, आप कोई भी अदानी के शेयर अभी परचेज कर रहे हो तो वहां पे वो क्या करेंगे, किसने बल्क में परचेज किए, किसी ने 1 लाख शेयर परचेज कर लिए, 10 लाख परचेज कर लिए, तो तुरंत उनका ध्यान रहता है, विजिलेंस टीम बिठा के रखी। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, वो सब पॉइंट कंप्लीट हुए। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने देख लिया, सेबी के बारे में देख लिया। राइट। नाउ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड पीएससी दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आगे बताया रिसेंटली करंटली इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस है, टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है। उसमें से 21 जो है वो रीजनल लेवल पे है, छोटे से है, लेकिन सबसे बड़े दैट इज एनएससी एंड पीएससी। और उसमें भी एनएससी वो बहुत ही आगे है, पीएससी वो ओल्ड है, वो दोनों के बारे में अभी देखेंगे। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज एनएससी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी इन द अप्रैल 1993। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, बट कमेंस ऑपरेशन इन 1994। तो आपके नॉलेज के लिए है कि भाई ये स्टार्ट इनकॉर्पोरेशन उसका कब हुआ था, दैट इज इन 1992। सेबी ने उसको रिकॉग्निशन कब दिया था, इन द ईयर 1993, एंड उसने ऑपरेशन कब से स्टार्ट किए थे, 1994 से। तो जो आपको एग्जाम में लिखना है वो हम स्टार्ट करेंगे। एनएससी वाज एस्टैब्लिश्ड इन
1994 फॉर फॉलोइंग पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिक्योरिटी मार्केट। इंटरनेशनल लेवल के मार्केट के भाई स्टैंडर्ड्स आपको मिक्स करने हैं, भाई आपको अवेल करने हैं। फिजिकल सर्टिफिकेट जो ट्रेडिंग होता था, फिजिकल सर्टिफिकेट आपको भेजना था, शेयर पे नाम ट्रांसफर हो गए, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे वो हो पाएगा? नहीं। अब क्या हो गया कि भाई ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड सिस्टम आ गई, तो क्या होगा भाई अभी कोई भी वहां पे परचेस सेल कर सकते हैं। प्लस आप लोगों को ना पता हो तो अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी आ रही है, जहां पे मल्टीपल कंट्री के स्टॉक एक्सचेंजेस में आप ट्रेडिंग, वहां पे अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया तो मल्टीपल कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज का आप ट्रेडिंग वहां से कर सकते हो, राइट। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ गुजरात। जस्ट फॉर नॉलेज, एग्जाम में नहीं लिखना है, राइट। टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिटी मार्केट, टू रिड्यूस द सेटलमेंट पीरियड। पहले क्या था, हमने देखा था सेटलमेंट पीरियड में वीकली बेस, मंथली बेस, राइट, फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिन पे होता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया क्लियरिंग फटाफट T+2, यानी कि जब भी आपका ट्रेडिंग हुआ है प्लस 2 दिन में सब आपका खेल खत्म हो जाएगा। यानी आपके शेयर कहीं पे जाने हैं तो जाएंगे, आने हैं तो वापस आ, यानी आपने परचेज किए तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपके फंड सेटिंग हो जाएगा। कई बार पुराने टाइम पे क्या होता था, सेटिंग करना है सालों निकल जाते थे, अभी तो 14 फरवरी आई फटाफट सेटिंग कर देने का, बराबर ना। To give surety about the fairness, efficiency and transparency in the transaction of securities, securities में ट्रांसपेरेंसी लानी है, राइट। To give surety about fairness and efficiency, fairness, efficiency, transparency जरूरी है हर एक ट्रांसफर में, हर एक ट्रेडिंग में, हर एक ट्रांजेक्शन में। एनएससी लेके आया है टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री। भाई सभी इन्वेस्टर्स जो इंडिया पे कोई भी कोपचे में हो, यानी कि कोई भी सिटी में हो, चेन्नई में बैठे हो, अहमदाबाद में हो, या तो भाई पंजाब में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन सभी लोग इक्वली वहां पे ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, राइट। फीचर्स ऑफ एनएससी, द एनएससी इज रिंगलेस। रिंगलेस मींस कोई हाथ में एंगेजमेंट नहीं हुआ इसलिए रिंगलेस है, ऐसा आप लोगों के जैसा नहीं। रिंगलेस मतलब क्या है, नीड टू पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस फॉर ट्रेडिंग। जैसे मैंने बताया था चिल्लम चिल्ली, कोई पर्टिकुलर प्लेस है वहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वो पुरानी मेथड हो गई, लेकिन अभी क्या है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो गई। तो एनएससी इज रिंगलेस, नेशनल लेवल कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सभी चीजें कंप्यूटर पे हो रही है। ऑल द ट्रांजैक्शन ऑन एनएससी आर रेगुलेटेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, राइट। यहां तक क्लियर। तो एनएससी की शॉर्ट नोट, अच्छा दोनों कंबाइन आपको 5 मार्क में आ सकता है, या तो 2.5 मार्क के क्वेश्चन में आपको एनएससी और बीएससी की शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, ध्यान से समझना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां पे ब्लास्ट हुआ था, संजू बाबा जिसके लिए जेल में गया था 1992 में, सीरीज ब्लॉक जो ब्लास्टिंग हुए थे मुंबई में, उसमें से एक जगह ये भी थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट, उसकी बिल्डिंग में। द बीएससी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1875, अंग्रेजों के भी पहले के जमाने का, अंग्रेजों के जमाने के, राइट। तो बहुत ही पुराना है, राइट। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज इन द वर्ल्ड विथ लॉन्ग एंड वेरी पावरफुल हिस्ट्री। फीचर्स ऑफ बीएससी, द बीएससी स्विच फ्रॉम द ओपन आउटक्राई, ओपन आउटक्राई यानी कि भाई वहां पे आवाज लगाते थे, चिल्लम चिल्ली करते थे, परचेज सेल, वहां से उसको बोल्ट बेस्ड सिस्टम पे आ गया। बोल्ट सिस्टम क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, यानी कि वहां पे क्या करते हैं, यूजर कैन कनेक्ट थ्रू ट्रेडिंग टर्मिनल प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज, एक्सचेंज ने जो टर्मिनल प्रोवाइड किया है वहां पे वो बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन कर सकता है, क्लियर। इन बोल्ट सिस्टम फॉर्मरली इट वाज यूजिंग बोथ code driven as well as order driven system. Code driven system, the broker were offering two prices, that means bid code and ask code. ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये लिखना पड़ेगा, जो कीवर्ड है वही है। तो यहाँ पे दैट इज बीड प्राइस एंड आस्क प्राइस। अब ये बीड प्राइस एंड आस्क प्राइस क्या है, द बीड प्राइस इज द प्राइस एट विच द ब्रोकर इज विलिंग टू बाय। बीड रख दी, मैं इतने प्राइस से बाय करना चाहता हूं, बीडिंग रख दी। क्या किया कि भाई प्राइस मार्केट वैल्यू नहीं, बीड मेरी इतनी वैल्यू है। एंड द आस्क प्राइस इज द प्राइस एट विच द ब्रोकर इज विलिंग टू सेल। सेलिंग ऑर्डर रखना है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, भाई मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन मुझे 110 रुपए में सेल करना है, तो वो मेरी प्राइस हो गई ऑफर प्राइस। बीड प्राइस परचेज करना है, मार्केट में 100 रुपए चलने हैं, लेकिन मैंने क्या किया, बीड क्या रखा, 90 रुपीज रखे। अब समझ में आ गया, बीड प्राइस, ऑफर प्राइस, राइट। From August 2001, BSE become a completely order-driven market. In October 1996, SEBI permitted BSE to increase its bolt network outside the Mumbai. जो पहले सिर्फ मुंबई तक लिमिटेड था, अब पूरे इंडिया में वो स्कैटर्ड है, as like NSE, right?
नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट का स्ट्रक्चर दैट इज मेड ऑफ इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। क्या करें, इक्विटी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जो हमने आगे ऑलरेडी शॉर्ट नोट में देख लिया। प्राइमरी मार्केट यहाँ पे न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज क्या होता है, द मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूड इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट एंड द मार्केट वेयर ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इज कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट। डेट मार्केट में क्या क्या आएगा भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इश्यू करती है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट यानी कि बॉन्ड्स एंड कॉमर्शियल पेपर्स जो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस ही उसको उसमें डील कर सकते हैं, एंड मनी मार्केट लाइक ट्रेड क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव मार्केट दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ऑप्शन मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट, राइट। जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसको समझ में आएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन वर्ड आपने सुना होगा, तो वही है। एंड हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट के बारे में हमने देख लिया, स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, वो सभी का यहाँ पे बेल है। दिवाली में मठिया पापड़ी घुघरा जो खाते हैं, और दिवाली के बाद किसी के भी घर पे आप गेस्ट बन के चले गए तो आपको बेल खिलाते हैं, बधेला गठेला जे भी गाठिया होय, मठिया होय, घुघरा होय, बधानो भूको। तो आ पण क्वेश्चन एवो छे, तो मेन एमा कई कई आइटम आई गेली छे भाई, मठियानो भूको छे, पापड़ीनो भूको छे, घुघरानो भूको छे, सुवाड़ी छे, ए બધું હું તમને કહી દઉં છું, બરાબર। द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट देयर आर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट इज डिमांडर्स ऑफ फंड्स विद सप्लायर्स। तो ये क्या करता है, वो लिंक, सिक्योरिटी मार्केट क्या करता है, लिंकिंग करता है, किसको, डिमांडर्स ऑफ द फंड, भाई किसी को फंड की रिक्वायरमेंट है और किसी के पास एक्स्ट्रा फंड है, तो वो दोनों, जिसके पास एक्सेस है वो वहां पे फंड प्रोवाइड करेगा और जिसके चाहिए वो वहां से ले लेगा, राइट। तो रेगुलेटर क्या देख रहे हैं हम, सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट के रेगुलेटर कौन से है, द कंपनी लॉ बोर्ड, उसका वर्क क्या है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। अलग अलग, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आप सबको पता है भाई, बैंकिंग सेगमेंट को मॉनिटर रेगुलेट करता है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी लर्न किया है, क्या है वो, सेबी। दादा नाते नाती पे भी ध्यान रखते हैं और बाप पे भी ध्यान रखते हैं, बाप के भाई पे भी ध्यान रखते हैं, यानी आपके चाचा पे ऊपर, बराबर। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डीईए, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद सेकंड वन है स्टॉक एक्सचेंज। पार्टिसिपेंट्स हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, सिक्योरिटी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, तो वहां पे क्या हो गई, रेगुलेटर्स, यानी कि जो बॉडी उसको कंट्रोल करती है, सेबी, आरबीआई, वो सभी उसको कंट्रोल करते हैं, राइट। उसके बाद क्या आया, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आज सभी को पता है, वहां पे कंपनी अपने शेयर जो है वो लिस्टिंग करवाती है और लोग वहां पे ट्रेडिंग करते हैं। देन लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिपोजिटरीज, ब्रोकर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ब्रोकर भी सबको पता है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये एक वर्ड आपके लिए नया है, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि यस बाहर की कंपनी के, यस बहुत ही बढ़िया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड हु आर रजिस्टर्ड विद सेबी टू वर्क इन द इंडियन कैपिटल मार्केट आर कॉल्ड द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी फॉरेन की इंस्टीट्यूशन है जो इंडियन शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेबी के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद आ गए मर्चेंट बैंकर्स, प्राइमरी डीलर्स, म्यूचुअल फंड्स, वो सब आपको पता है, कस्टोडियंस, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स, अंडरराइटर भी आप सबको पता है, राइट। कोई भी कंपनी नया इश्यू लेके आती है तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो गारंटी देते हैं कि भाई अगर वो सब्सक्रिप्शन जनरल पब्लिक से नहीं मिला तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, राइट। बैंकर्स टू एन इश्यू, ये पता है आपको बैंकर्स टू एन इश्यू क्या है, द बैंकर्स टू एन इश्यू कलेक्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो आपको क्या करना है, कंपनी के नाम पे शेयर नहीं जाते, चेक नहीं बनता है, कोई कंपनी का एक बैंक में पर्टिकुलर अकाउंट होता है, वहां पे आप फंड ट्रांसफर, राइट। डिबेंचर ट्रस्टीज, वेंचर कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एवरीवन क्लियर विद दिस। तो यहाँ पे हमारे एफएम सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 के सभी आईएमपी क्वेश्चन हमने रिफर कर लिए, राइट। ये पूरा वीडियो और जो डिटेल पैम्पलेट आपके पास अवेलेबल है उसको ध्यान से रिफर करो। एग्जाम के लिए जो भी मोस्ट आईएमपी है वो समराइज पैम्पलेट यहाँ पे आपको डिस्कस किया और आपको प्रोवाइड भी किया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट और बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ओके एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।